नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति में जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही है, लगता है कि राजनीति में काफ़ी भूचाल आने वाले। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं या वो बीजेपी से चाहते हैं कि बीजेपी उनके नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़े और 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी पहले ही तय कर दे। लेकिन बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा था कि बिहार में सीएम का चेहरा जो है वो संसदीय बोर्ड तय करेगा। तब से जेडीयू बीजेपी के रास्ते बिहार में जुदा जुदा नजर आने लगे और इस तरह की खबरें चलने लगी कि शायद बिहार में नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारेंगे और बिहार में नीतीश कुमार का ये जो पलटी मारने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आपने भी देखा होगा कि कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं तब भी सीएम रहते हैं और आरजेडी के साथ रहते हैं तब भी सीएम रहते हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो कब आरजेडी में होंगे और कब बीजेपी में होंगे। हालांकि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया शिवसेना को तोड़कर, शिवसेना लंबे समय से बीजेपी की सहयोगी बड़े भाई की भूमिका महाराष्ट्र में निभा रही थी और पिछले चुनाव में ये तय हुआ था महाराष्ट्र में कि 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना थी उसके कोई मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन जब 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस रह गए और उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि नहीं अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उस समय हुआ क्या कि शिवसेना के पार्टी को तोड़कर, जिससे एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद एनसीपी को भी तोड़ दिया जाता है जिससे अजित पवार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की कितना भूमिका रही ये आपको देखने को मिला होगा कि उस समय कितने छापे पर छापे पड़ रहे थे और जब वो सरकार में आ गए तो जितने केस था सब धीरे धीरे बंद कर दिया गया। फिर 2024 में महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें किसी को सीएम का चेहरा तय नहीं किया गया। हालांकि एकनाथ शिंदे की चेहरे पर ही महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव के परिणाम आते ही बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी हो गई और फिर वहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया। कहीं वही राजनीति बिहार में न हो जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें ये गारंटी दे कि उनके ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जेडीयू ने एक पोस्टर भी जारी किया होगा कि जब बात बिहार की होगी तो सिर्फ नीतीश कुमार की होगी। लेकिन जब से अमित शाह ने ये बयान दिया है कि जो बिहार के सीएम हैं उनको संसदीय बोर्ड ही तय करेगा, तब से इस तरह की बातें, जिस यात्रा को लेकर बिहार में भ्रमण करने के लिए नीतीश कुमार निकले थे उसको बंद कर दिए और एक नई यात्रा प्रगति यात्रा पर निकल गए। दूसरी तरफ जो बिहार के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों, सभी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जेडीयू ये चाहती है कि जो कोई
राष्ट्रीय नेता है वो इस बात को कहे, तब उसको ये विश्वास होगा। जहां हलचल है कि बीजेपी के अंदर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं, इसलिए बिहार के राज्यपाल को, जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे, उन्हें केरल भेज दिया गया और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार में रातों रात राज्यपाल बना दिया गया। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना लगाया। एक तो ये मैसेज देने के लिए कि हमने मुसलमान को बिहार के राज्यपाल बनाया है, जो बिहार के पिछले 26 साल में मुसलमान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, जो बीजेपी के बहुत ही खास हैं। और जब भी बीजेपी कोई इस तरह की बयान देती है, चाहे वो बटोगे तो कटोगे, एक रहो तो सेफ रहो, हर बीजेपी के भाषण को मोहम्मद आरिफ साहब सपोर्ट करते हैं और उसे जायज़ ठहराते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं ये, और बीजेपी के जो समाज को असहज करने वाला बयान होता है, उन सब बयानों को ये समर्थन देते हैं। और मुसलमानों के लाइन से हटकर इनका जो भी बीजेपी को समर्थन रहता है, वो खुले तौर पर इन्हें माना जाता है कि ये जो आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, वो बीजेपी के लिए विश्व में एक अच्छी सब छवि के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी बीजेपी के बहुत विश्वास पात्र रहे। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में राज्यपाल वही बनाया जाता है, उसी को बनाया जाता है जो सत्ता पक्ष के खासम खास होता है, और जो प्रधानमंत्री के हर बात को स्टेट में लागू करे, और जो विपक्षी दल की जहां सरकार हो उस पर नकेल कसने का काम राज्यपाल महोदय लोग करते चले आ रहे हैं और करते भी हैं। देखने की बात है, आप खुद समझदार हैं और आपने देखा भी होगा। लेकिन इनकी एक संवैधानिक स्थिति होती है, और जब भी सरकार बदलने की बात होती है तो राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है, और राज्यपाल चाहे तो जो बड़ी पार्टी होती है उसी को सरकार बनाने का मौका दे सकता है। तो अभी तो बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पहले आरजेडी थी। तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारे तो पहला मौका बीजेपी को देना पड़ेगा, और बीजेपी अगर मौका बीजेपी को मिलता है तो वो तोड़ फोड़ करके और बिहार में सरकार बना सकती है। तो इसलिए बीजेपी वालों का यह भी मानना था कि कहीं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नीतीश कुमार के साथ तो नहीं हो लिए हैं, इसलिए बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है और उन्हें केरल भेज दिया गया, और केरल के राज्यपाल को बिहार का राज्यपाल रातों रात बना दिया गया। दूसरी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे, तो वो चाहकर भी आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने, चाहे वो राज्यपाल की बात हो, चाहे वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की बात हो, दोनों महत्वपूर्ण जगहों पर बीजेपी की ही वर्चस्व है। और जब भी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो पहली भूमिका राज्यपाल की हो जाती है कि वो किसे मुख्य सरकार बनाने का न्योता देते हैं, और उसके बाद जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की दूसरी भूमिका होती है
कि वो विधायकों को कब फ्लोर टेस्ट करने की बात कहें, और यही खींचतान में अगर नीतीश कुमार जाते भी हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा सकते हैं। तो नीतीश कुमार जो 18-20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इतने तो वो नादान है नहीं किस तरह का वो एक्शन लेंगे। लेकिन जो बातें चल रही है कि हो सकता है कि जो 14 जनवरी है, मकर संक्रांति के बाद कुछ बिहार की राजनीति में हलचल हो। इसी बीच 6 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं और 18 जनवरी को राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। अब जनवरी के खरवास बाद देखना है कि बिहार की राजनीति में क्या हलचल हो रही है। उधर आरजेडी के भी कुछ विधायक हैं जो नीतीश कुमार को आरजेडी में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, वो भी एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं। वो अपनी बार्गेनिंग पावर को भी बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी है 288 सीटों में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसी तरह से बिहार में भी कहीं 243 सीटों में 143 सीटें न मांग ले। इस पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि बराबरी पर चुनाव हो। अब ये देखना है कि चुनाव में अगर आरजेडी और नीतीश कुमार साथ आते हैं या जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कितने सीटों पर, ये देखने की बात है। तो आज इतना ही। आगे देखते रहिए कि बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल होने वाला है। लेकिन मीडिया का काम है माहौल बनाना। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जब से राज्यसभा में बाबा अम्बेडकर साहब के बयान, बाबा अम्बेडकर को लेकर गृह मंत्री के बयान पर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन और उन्हें माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे, लेकिन अभी जदयू इस पर खामोश है। जदयू कब एक्शन लेगी ये देखने की बात है। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां क्या बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के बारे में कुछ बोलती भी है या सत्ता में बने रहने के लिए अमित शाह का समर्थन करेगी, ये तो देखने की बात है। दूसरी तरफ जो भारत की राजनीति है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें बीजेपी असहज है। लेकिन ना तो बीजेपी के किसी बड़े नेता के द्वारा, ना ही गृह मंत्री के द्वारा, ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा ये माफ़ी मांगा गया, ना ही उस बयान को वापस लिया गया जिसे गृह मंत्री ने राज्यसभा में दिया था। लेकिन अब देखना है कि प्रधानमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं, या ये बीजेपी का जो राजनीति है उसको सिर्फ धार दिया जा रहा है। और जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरी हुई हैं, जो अमित शाह के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो इस पर भी देखने की बात है कि ये खरवास के बाद बिहार से क्या हलचल होता है और देश की राजनीति में क्या होने वाला है। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।